Good evening, everyone, and welcome to all of you to the session of antonyms from Objective General English, Dr. R.S. Agrawal. And in this video, I am going to explain antonym set 7 from 1 to 25. The very first question is reserved, and you know it is adjective in itself. Reserved. Reserved अपने आप में एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है मितभाषी। इट मीन्स कम बोलने वाला। मितभाषी और यू में से अल्पभाषी, कम बोलने वाला। हाँ, इसी शब्द का अगर दूसरे अर्थ में प्रयोग करें तो रिजर्व्ड मीन्स आरक्षित भी होता है। आरक्षित। लाइकेबल, पसंद योग्य। लाइक में एबल लगा देने से एडजेक्टिव बन गया। लाइकेबल, पसंद योग्य। टॉकेटिव, बातूनी यानी ज़्यादा बोलने वाला। टॉकेटिव, बातूनी। पॉपुलर, लोकप्रिय। पॉपुलर, लोकप्रिय। और कंपेनियनेबल मीन्स जो कंपनी को पसंद करे, जो संगति में रहना चाहे, यानी मिलनसार। जो सोसाइटी में एक दूसरे से घुल मिल कर रहे, अपने दोस्तों से घुल मिल कर रहे, वह कंपेनियनेबल होता है। अब मैंने यहाँ एक प्रश्न किया है आप सभी लोगों से, नाउन ऑफ कंपेनियनेबल। आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कंपेनियनेबल का नाउन क्या होगा। तो रिजर्व्ड, आरक्षित। रिजर्व्ड, मितभाषी। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मितभाषी के रूप में ही एंटोनिम दिया जा रहा है, यानी आंसर होगा टॉकेटिव। इसका आंसर होगा टॉकेटिव। अब यहाँ जो प्रश्न है कंपेनियनेबल, यह अपने आप में एडजेक्टिव होता है और इसका रूट वर्ड कंपनी है। इसका नाउन कंपनी है, यानी यह कंपनी शब्द से ही बना हुआ है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट। आप सभी अपना जवाब बिल्कुल पोस्ट करते रहें। इट इज सब रोज़ा। सब रोज़ा मीन्स समथिंग दैट इज प्राइवेट, समथिंग दैट इज सीक्रेट। सब रोज़ा अपने आप में एडजेक्टिव होता है। फ्रेश एडजेक्टिव है। इंटॉक्सिकेटिंग एडजेक्टिव है। ओपन एडजेक्टिव है और रेपल्सिव एडजेक्टिव है। तो सब रोज़ा मीन्स सीक्रेट, सब रोज़ा मीन्स प्राइवेट यानी गुप्त। गुप्त। फ्रेश, ताज़ा। इंटॉक्सिकेटिंग, नशीला। नशीला। जो नशा दे वह इंटॉक्सिकेटिंग होता है, जो नशा ले चुका हो वह इंटॉक्सिकेटेड होता है। ओपन, खुला। रिपल्सिव, भद्दा। रिपल्सिव, कुरूप, बेढंगा। तो सब रोज़ा गुप्त और ओपन खुला, यानी जो सब रोज़ा है वह अंडर द रोज होता है, यानी छिपा करके होता है, और ओपन सरेआम है, खुल्लम खुल्ला है। इसलिए 2 का आंसर सी होगा। अब शब्द आपके सामने मैंने एक रख दिया कि इंटॉक्सिकेट का एडजेक्टिव बनाएं। एक तो एडजेक्टिव यहाँ पर इंटॉक्सिकेटिंग दिया हुआ है, दूसरा एडजेक्टिव इसका इंटॉक्सिकेटेड होगा। इंटॉक्सिकेटेड। मदहोश, नशे में धुत को इंटॉक्सिकेटेड कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव होगा यह। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 3 हियर एंड द वर्ड इज कल्प्रीट। कल्प्रीट अपने आप में नाउन है। आप सभी लोग जल्दी से आंसर दें इसका। नाउन है। ज्यूरी नाउन है। विटनेस नाउन है। एक्यूज्ड नाउन का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है। अब विक्टिम है, यह भी नाउन ही है। कल्प्रीट मीन्स होता है दोषी, यानी गिल्टी। गिल्टी, कल्प्रीट। जूरी, न्यायाधीशों की मंडली, जिसे हम न्याय मंडली भी कहते हैं। ए बेंच ऑफ जजेस। ए बेंच ऑफ जजेस
को हम ज्यूरी कहते हैं। विटनेस गवाह, और यही विटनेस जब वर्ब का काम करता है तो इसका अर्थ हो जाता है देखना। विटनेस मीन्स अक्यूज्ड, अभियुक्त, अक्यूज्ड, अभियुक्त, और विक्टिम पीड़ित। वह जो पीड़ा देता है, वह जो कष्ट देता है, वह जो परेशान करता है, वह कल्प्रिट होता है या गिल्टी होता है, और वह जो पीड़ित होता है विक्टिम होता है। इसलिए 3 का आंसर डी होगा। जी, आप सभी इसी तरह से कमेंट में अपनी जवाब को पोस्ट करते रहें, और सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और डेली लाइव क्लास से जरूर जुड़ें 8 बजे और 9:10 पर। 9:10 AM और 8 PM में डेली लाइव क्लास चलता है। 9:10 पर अभी मिसलेनियस कॉमन एरर्स चल रहा है, और शाम वाले क्लास में 8 PM में, जो कि अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं, इसमें एंटोनिम चल रहा है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश से। शब्द आपके सामने इनवेटेरेट है, यह एडजेक्टिव का काम करता है। स्टूपिड एडजेक्टिव है, अनएडुकेटेड एडजेक्टिव है, इग्नोरेंट एडजेक्टिव है, और इनएक्सपेरियंस्ड एडजेक्टिव है। इनवेटेरेट मतलब होता है इनग्रेन्ड, यानी जिसके अंदर कोई चीज पूर्णतः जगह बना लिया हो, यानी वह उस चीज का पक्का हो गया हो, वह उसका पक्का खिलाड़ी हो, उसका लंबा चौड़ा अनुभव रखा हो। अनुभवी कहें, माहिर कहें, माहिर यूज करते हैं हम लोग बोलचाल में कि वो तो इस कला में माहिर है, यानी इनविटेरेट है। वो चीज़ उसमें इनग्रेंड हो गई है, उसके मन मस्तिष्क में जगह बना चुकी है, तो वह इनविटेरेट कहलाएगा। स्टूपिड मीन्स मूर्ख होता है। अनएडुकेटेड अशिक्षित। इग्नोरेंट अज्ञानी। इग्नोरेंट मीन्स अनजान भी होता है, जैसे आई वाज इग्नोरेंट ऑफ दैट इंसिडेंट, मैं उस घटना से अनजान था। और इनएक्सपीरियंस्ड नादान। इनएक्सपीरियंस्ड कम अनुभव वाला, यानी जो किसी व्यवसाय में, किसी हैबिट में अभी नया है, उसे इनएक्सपीरियंस्ड कहते हैं। अनाड़ी कह सकते हैं, कम अनुभव वाला, इसे आप अनाड़ी भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पूछा है कि इग्नोरेंट का नाउन क्या होगा, तो इग्नोरेंट का जब आप नाउन बनाएंगे तो यह इग्नोरेंस होगा। इग्नोरेंस होगा। दूसरी बात, इग्नोरेंट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लगाएं, तो इग्नोरेंट के साथ आप हमेशा ऑफ का प्रयोग करें फिक्स्ड प्रेपोजिशन के रूप में। तो इनविटेरेट मतलब होता है पक्का, अनुभवी, यानी एक तरह से उसके अंदर वो गुण, वो कला बिल्कुल समा चुकी है। और इनएक्सपीरियंस्ड जो अभी उस फील्ड में नया नया आया है। अमेचुआ है, अमेचुआ, इनएक्सपीरियंस्ड, ये सिनोनिम होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, and it is 5 here and the word is zany. zany शब्द जो है नाउन का काम करता है, साथ साथ एडजेक्टिव का काम करता है। कॉशस एडजेक्टिव है, कैलकुलेटिंग एडजेक्टिव है, कनिंग एडजेक्टिव होता है, और सेन एडजेक्टिव होता है। मैंने यहाँ नाउन ऑफ कनिंग पूछा है, आप सभी बताएंगे। जेनी मीन्स होता है ठिठोलिया। ठिठोलिया वह जो लोगों को अपनी वाणी के द्वारा, अपने वक्तव्य के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा हंसाता है, उनका मनोरंजन करता है, उसे हम जेनी कहते हैं। जो मस्खरा करे, लोगों को हंसाए, उसे भी हम जेनी कहते हैं। और इसी जेनी का दूसरा अर्थ मूर्ख भी होता है। इसका अर्थ मूर्ख होता है। तो ठिठोलिया के रूप में यह नाउन के रूप में यूज होता है, और मूर्ख के रूप में यह एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। कॉशस मीन्स होता है सावधान, कॉशस मीन्स होता है सचेत। कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग का कई अर्थों में प्रयोग होता है। कैलकुलेटिंग का अर्थ एक तो हिसाब किताब वाला हो जाएगा, जो ज़्यादा हिसाब किताब रखे वह एक काम करते हैं, हिसाबी लिख देते हैं। कैलकुलेटिंग मीन्स हिसाबी, बहुत कम शब्दों में और स्पष्ट आशय देगा, हिसाबी। इसका कैलकुलेटिंग का
दूसरा अर्थ मितव्ययी भी होता है, वह जो कम खर्च करे। अब भाई जो ज़्यादा कैलकुलेट करेगा वो तो कम खर्च करेगा ही। जहाँ हिसाब किताब होने लगती है, खर्च में कटौती हो जाती है, तो हिसाबी, मितव्ययी, कैलकुलेटिंग। और कनिंग, कनिंग मीन्स होता है धूर्त, एक्सेस क्लेवर को कनिंग कहते हैं। सेन, सेन मीन्स होता है विवेकी, सेन मीन्स होता है समझदार। अब एक तरफ आप मूर्ख देख रहे हैं और दूसरे तरफ समझदार देख रहे हैं, विवेकशील देख रहे हैं, इसलिए आंसर आपका डी होगा। और यहाँ मैंने प्रश्न किया, आप सभी जवाब जल्दी से दे दें। नाउन ऑफ कनिंग, तो इसका होगा कनिंगनेस। कनिंग का जब आप नाउन बनाएंगे तो यह कनिंगनेस हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आप सभी लास्ट तक अवश्य बने रहें और सभी शब्दों को कॉपी में नोट करें, डायरी बनाएं सबकी, इन सबको याद करें। सभी परीक्षाओं के लिए ये हाईली यूजफुल वर्ड्स हैं। शब्द आपके सामने डिसडेन है। डिसडेन नाउन का काम करता है। डिप्रेशिएट वर्ब का काम करता है। एडमिरेशन नाउन का काम करता है। पेनिटेंस नाउन है और कॉन्टेम्प्ट नाउन है। डिसडेन, डिसडेन मीन्स तिरस्कार, तिरस्कार। डिसडेन मीन्स अनादर। डिप्रेशिएट वर्ब का काम करता है अवमूल्यन करना, अवमूल्यन, अवमूल्यन करना, मूल्य या महत्व को घटाना डिप्रेशिएट होता है। एडमिरेशन प्रशंसा, एडमिरेशन प्रशंसा। पेनिटेंस पछतावा, पेनिटेंस पछतावा। कॉन्टेम्प्ट अनादर या तिरस्कार, कॉन्टेम्प्ट अनादर या तिरस्कार। यानी आपको डिसडेन का सिनोनिम देना हो तो आप कॉन्टेम्प्ट दें, और यदि आपको डिसडेन का एंटोनिम देना है तो आप एडमिरेशन दें। मैंने एक प्रश्न किया, एडजेक्टिव ऑफ पेनिटेंस, पेनिटेंस का विशेषण बनाना है। पेनिटेंस मीन्स होता है पछतावा, तो पश्चातापी हो जाएगा, पश्चातापी। तो इसे हम कहते हैं पेनिटेंट। पेनिटेंट मीन्स हो जाता है पश्चातापी, वह जो पश्चाताप में डूबा हुआ हो, जो पछतावा में डूबा हुआ हो, उसे हम पेनिटेंट कहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 7 हियर एंड द वर्ड इज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मीन्स पुराना, ऑब्सोलीट मीन्स प्रचलन से परे। सो इट इज एडजेक्टिव हियर। कंड्यूसिव इज एडजेक्टिव एंड रेयर एडजेक्टिव, यूजलेस एडजेक्टिव, रिसेंट एडजेक्टिव, सभी शब्द एडजेक्टिव हैं। तो ऑब्सोलीट मीन्स होता है प्रचलन से परे। खास तौर पर इसका प्रयोग शब्दों के लिए किया जाता है। वे वर्ड्स जो अब यूज में नहीं रहे उन्हें ऑब्सोलीट वर्ड्स कहा जाता है। प्रचलन से परे, अप्रचलित या अति पुराना, अति पुराना या पुराना को हम ऑब्सोलीट कहते हैं। कंड्यूसिव मीन्स सहायक होता है, हेल्पफुल होता है कंड्यूसिव। रेयर मीन्स दुर्लभ, रेयर मीन्स दुर्लभ। यूजलेस मीन्स बेकार, यूजलेस मीन्स निरर्थक, व्यर्थ। और रिसेंट मीन्स होता है नवीन, और रिसेंट मीन्स होता है हाल ही का। जो हाल ही में बना हो वह रिसेंट है, और जो अब प्रचलन से बाहर चला गया हो वो ऑब्सोलीट होता है। इसलिए 7 का आंसर डी होगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कंड्यूसिव के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या यूज़ करें, तो आप सभी जल्दी से बता दें। जी, इसका आंसर 2 होगा। आप हमेशा कंड्यूसिव के साथ टू लगाएं। कंड्यूसिव टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, इट इज हॉक। हॉक शब्द अपने आप में नाउन है। कॉन्सिलिएशन अपने आप में नाउन है। डोव नाउन है। पैसिफिस्ट नाउन है। और पिजन, पिजन भी नाउन है। यहाँ मैंने एक प्रश्न किया है, पहले इसकी चर्चा। हॉक बाज है, बाज। हॉक जो है वो अशांति का प्रतीक होता है। बाज पक्षी को अशांति का, उपद्रव
विनाश का प्रतीक माना जाता है। कॉन्सिलिएशन शब्द कॉन्सिलिएट वर्ब का नाउन है। कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएट मीन्स होता है कम करना, कंट्रोल करना, किसी के गुस्से इत्यादि को घटा देना, कम कर देना, कॉन्सिलिएशन है। तो इसे एक शब्द में हम समन लिख देंगे। कॉन्सिलिएशन मीन्स समन। डोव मीन्स होता है बतख, बतख। और पैसिफिस्ट मीन्स होता है शांतिवादी, शांतिवादी, पैसिफिस्ट। और पिजन मीन्स होता है कबूतर, कबूतर। तो बाज के लिए आप 8 के लिए आंसर जल्दी से दे दें सभी लोग। 8 का आंसर क्या देंगे? कॉन्सिलिएशन दें कि डोव दें कि पैसिफिस्ट दें कि पिजन दें? देखिए, यह अशांति का प्रतीक होता है और यह शांति का प्रतीक होता है, इसलिए 8 का आंसर बी होगा। भले ये पक्षी के नाम हैं, बाज पक्षी है, डोव पक्षी है, बट एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है इनके साथ। ये दोनों सांकेतिक यूज में हैं। यहाँ पर बाज अशांति को व्यक्त करता है और डोव शांति को व्यक्त करता है। डोव जहाँ रहता है या पिजन जहाँ रहता है उसे डोव कॉट कहते हैं। एयरफोर्स नेवी में ऐसे प्रश्न भी दिए जाते हैं, इनहैबिटेट करके पूछा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन का एडजेक्टिव आप सभी जल्दी से कमेंट करें। इट इज कॉन्सिलिएटरी। एडजेक्टिव ऑफ कॉन्सिलिएशन कॉन्सिलिएटरी है, वह जो शांत करने का काम करे वह कॉन्सिलिएटरी होता है। सूदिंग, सूदिंग इसका साइनो होगा। अगर हम कॉन्सिलिएटरी के सिनोनिम की बात करें तो इट इज सूदिंग, कॉन्सिलिएटरी वर्ड्स, सूदिंग वर्ड्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। इट इज 9 हियर एंड द वर्ड इज इनफ्रक्शस। वर्ड यहाँ इनफ्रक्शस है। इनफ्रक्शस अपने आप में एडजेक्टिव होता है, ड्यूबियस एडजेक्टिव है, स्ट्रेट भी एडजेक्टिव है, रिमोट भी एडजेक्टिव है और अट्रैक्टिव भी एडजेक्टिव है। इनफ्रक्शस मीन्स होता है बिना नोक वाला, यानी जिसमें नोक न हो, बिना नोक वाला। इनफ्रक्शस मीन्स होता है व्यर्थ। इनफ्रक्शस मीन्स होता है निष्फल, फलहीन, अफलदायी, अफलदायी, व्यर्थ, बेकार, निराधार, इसी का दूसरा अर्थ होता है इनफ्रक्शस स्टेटमेंट, यानी निराधार कथन। वह जिसका कोई आधार न हो उसे भी इनफ्रक्शस कहते हैं। तो ड्यूबियस, ड्यूबियस मीन्स होता है दोहरा, दो अर्थों वाला, ड्यूबियस कहलाता है। संदिग्ध भी इसका अर्थ होता है। स्ट्रेट मीन्स होता है नुकीला और स्ट्रेट का दूसरा प्रयोग है सीधा, सीधा। रिमोट मीन्स होता है सुदूर, यानी वह जो दूर दराज में स्थित है वह रिमोट है। इसका प्रयोग समय के लिए भी होता है, रिमोट पास्ट, यानी काफ़ी समय पहले। तो समय और स्थान दोनों के लिए हम रिमोट का प्रयोग करते हैं। अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षक। तो इसका एंटोनिम फ्रूटफुल भी होगा, बट कहीं फ्रूटफुल नहीं दिया हुआ है, फ्रूटफुल होगा, यूजफुल होगा, बट नहीं है। तो यहाँ बिना नोक वाले के लिए स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट मीन्स नुकीला, स्ट्रेट मीन्स सीधा। और अगर इसका प्रयोग हम फलदायी के अर्थ में करें, अफलदायी के अर्थ में करें तो फलदायी हो जाएगा, यानी फ्रूटफुल हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट। इट इज़ 10 हियर एंड द वर्ड इज इनसैनिटी। इनसैनिटी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इनसैनिटी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सैनिटी भी नाउन है, नॉर्मैलिटी भी नाउन है, ल्यूसिडिटी भी नाउन है और सॉब्रिटी भी नाउन है। तो इनसैनिटी मीन्स होता है पागलपन, मैडनेस को इनसैनिटी कहते हैं, क्रेजीनेस को, क्रेज को, एक्सेस क्रेज को इनसैनिटी कहते हैं, पागलपन, या आप इसे कह सकते हैं दीवानापन। इनसैनिटी। सैनिटी मीन्स होता है विवेकशीलता, सैनिटी मीन्स समझदारी,
सेन से बनता है सैनिटी, समझदारी या विवेकशीलता। नॉर्मैलिटी मीन्स होता है साधारणता, साधारणता। ल्यूसिडिटी मीन्स होता है सुबोधता, वह जो आसानी से समझ में आ जाए उसे ल्यूसिड कहते हैं। वह जो बिल्कुल स्पष्ट अर्थ रखे, तनिक भी क्लिष्टता न हो उसमें, वह भी ल्यूसिडिटी है। सुबोधता, सुस्पष्टता, सरलता, जो जल्दी ही हमारे दिमाग में आ जाए वो ल्यूसिड कहलाता है, और ल्यूसिड से बनता है ल्यूसिडिटी। सॉब्रिटी, सौम्यता, जिसमें किसी भी तरह से तड़क भड़क न हो, वह सोबर कहलाता है, और उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सोब्रिटी। तो इन सैनिटी के लिए आप सभी एंटोनिम के रूप में सैनिटी का यूज करें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, एंड इट इज 11 हियर, एंड द वर्ड इज इमीडिएट। अमेरिका के लोग इसे इमेजिएट पढ़ते हैं, और ब्रिटेन के लोग इसे इमीडिएट पढ़ते हैं। इमेजिएट भी सही है, इमीडिएट भी सही है। तो यह अपने आप में एडजेक्टिव होता है, डिलेड भी एडजेक्टिव है, ग्रेजुअल भी एडजेक्टिव है, लीजरली भी एडजेक्टिव है, नाउन से बना है, नाउन में एलवाई लगा है इसलिए एडजेक्टिव है, और स्लो भी एडजेक्टिव है। इमीडिएट मीन्स होता है त्वरित, यानी उसी समय, शीघ्र, शीघ्र या त्वरित। डिलेड मीन्स होता है विलंबित, देर से किया हुआ, वह जो देर से किया गया वह डिलेड है। ग्रेजुअल मीन्स होता है मंद, ग्रेजुअल मीन्स होता है स्लो। लीजरली मीन्स होता है अवकाश सहित, अवकाश सहित को लीजरली कहते हैं, और स्लो मीन्स होता है मंद। लीजर मीन्स होता है खाली समय, यानी काम के दो काम के बीच के समय को जो खाली है, आराम का समय है, वह लीजर होता है। जब उसका हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो लीजरली हो जाता है, यानी अवकाश वाला, अवकाशपूर्ण या अवकाश सहित। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका आंसर ग्रेजुअल दें तो व्हाई नॉट स्लो, अगर हम इसका आंसर ग्रेजुअल दें तो स्लो क्यों नहीं, इसलिए बेस्ट आंसर 11 का ए होगा, डिलेड। जो लोग आंसर बी और डी दिए हैं उनका जवाब बिल्कुल गलत है, यहाँ ए ही होगा, क्योंकि जब हम बी देंगे तो डी क्यों नहीं। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या कि बी इस नियम से हो जाएगा और डी इस नियम से? बिल्कुल नहीं, न बी होगा न डी होगा, तब हम ए दें। हाँ, यदि ऑप्शन में डिलेड नहीं होता तो या तो ग्रेजुअल लिखते, नहीं तो स्लो लिखते, और दोनों देना ही नहीं चाहिए, दोनों बिल्कुल सेम मीनिंग रखते हैं, इन्हें एक साथ नहीं दिया जाना चाहिए, जब ये खुद आंसर हो रहे हों। नाउ इट इज़ 12 हियर, एंड द वर्ड इज क्विजेंट। क्विजेंट मीन्स होता है शांत, यह एडजेक्टिव है। क्विजेंट मीन्स होता है शांत। ट्रबुलसम मीन्स होता है कष्टदायक। अच्छा, इसका एक और अर्थ मौन, वही हुआ, शांत कहें चाहे मौन कहें, जिसमें हलचल न हो, जो किसी को परेशान न करे, उसे क्विजेंट कहते हैं। कष्टदायक, ट्रबुलसम। वीक, कमज़ोर। इनडिफरेंट, उदासीन यानी न्यूट्रल। अनकंसर्न्ड, असंबंधित, जो कंसर्न न रखे वह अनकंसर्न्ड होता है। तो क्विजेंट शांत, मौन, जो किसी को परेशान न करे, किसी को तकलीफ न दे, वह क्विजेंट कहलाता है। ट्रबुलसम होता है कष्टदायक, जो कष्ट दे। अब मैंने एक प्रश्न किया है, रूट वर्ड ऑफ अनकंसर्न्ड, तो अनकंसर्न्ड का रूट वर्ड कंसर्न है। अब इस कंसर्न का दो अर्थों में हम प्रयोग करते हैं। एक इसका अर्थ होता है चिंता, कंसर्न मीन्स चिंता, और इसका दूसरा अर्थ होता है कंसर्न मीन्स संबंध। नाउन वर्ब दोनों का काम करता है, तो कंसर्न मीन्स चिंता भी होता है, कंसर्न मीन्स संबंध भी होता है। इसी से कंसर्न्ड बनता है, और ईडी सफिक्स लगा देनी दिए और यहाँ अन प्रीफिक्स लगा दिए तो नया शब्द आ गया अनकंसर्न्ड, जिसका रूट वर्ड कंसर्न होता है।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट. इट इज 13 हियर एंड द वर्ड इज चर्लिस. शब्द चर्लिस है आपके सामने. यह एडजेक्टिव होता है, एकोमोडेटिंग एडजेक्टिव होता है, पोलाइट एडजेक्टिव होता है, हेल्पफुल एडजेक्टिव होता है और हैप्पी एडजेक्टिव होता है. चर्लिस मीन्स होता है वह जो गंवार हो, वह जो उदंड हो, वह जो असभ्य हो, उसे चर्लिस कहते हैं. जो अपने से बड़ों के प्रति रेस्पेक्ट न रखे उसे भी चर्लिस कहा जाता है. यही सब हिंदी तो सूट करेगा. एकोमोडेटिंग का कई अर्थों में प्रयोग होता है. ऐसे मैंने यहाँ पूछा नाउन ऑफ एकोमोडेट, इसका जवाब जरूर देंगे आप सभी लोग. एकोमोडेट मीन्स होता है समायोजित करना, एकोमोडेट मीन्स होता है स्थान देना, एकोमोडेट मीन्स होता है अपने में रख लेना. इसीलिए इसका जब आप नाउन बनाते हैं तो यह एकोमोडेशन हो जाता है, जिसे हम कुटिया के रूप में भी यूज़ करते हैं. कहते हैं यही मेरी कुटिया है, यही मेरी राम मरैया है, तो इट इज़ माई अकोमोडेशन. एकोमोडेशन वह जगह है जो हमें छत प्रदान करती है, रहने का जगह देती है, वो हमारा एकोमोडेशन कहलाता है. एकोमोडेटिंग बिल्कुल ही अलग मीनिंग रखता है. एकोमोडेटिंग मीन्स होता है मिलनसार, वह जो लोगों के साथ घुल मिल कर रहे, जो कंपेनियनेबल हो, जो फ्रेंडली हो, जो एमिएबल हो, जो एमिकेबल हो, वह एकोमोडेटिंग होता है. और इसका दूसरा अर्थ आप सभी जान लें. एकोमोडेटिंग का दूसरा अर्थ यह होता है कि वह जो दूसरों की मदद के लिए तत्पर हो, उसे भी एकोमोडेटिंग कहते हैं, यानी परोपकारी. वह जो दूसरों पर उपकार करने के लिए तत्पर रहे, एकोमोडेटिंग कहलाता है. बिल्कुल नया होगा आप लोगों के लिए यह शब्द. पोलाइट, पोलाइट मीन्स होता है विनम्र, पोलाइट मीन्स विनम्र, हेल्पफुल मददगार, और हैप्पी खुश, हैप्पी खुश. तो प्रश्न आपके सामने 13 है, आप सभी इसका जवाब दें. 13 का चर्लिस गंवार है, उदंड है, असभ्य है, तो जेंटिल होगा, पोलाइट होगा. पोलाइट हमें यहाँ दिख रहा है, इसलिए 13 का आंसर बी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. इट इज 14 हियर एंड द वर्ड इज हार्मनी. अच्छा, आप सभी हार्मनी का एडजेक्टिव बनाएंगे. एडजेक्टिव ऑफ हार्मनी, इसका एडजेक्टिव बनाएंगे. बहुत यूजफुल शब्द है. हार्मनी मीन्स होता है मेल मिलाप. हार्मनी शब्द जो है यह नाउन है. अच्छा, मेल मिलाप को थोड़ा बढ़िया अर्थ दें हम तो कहेंगे सामंजस्य, सामंजस्य, सौहार्द्र, सामंजस्य, सौहार्द्र, मेल मिलाप, हार्मनी. हारमोनियम इसी से बना है, वो बड़ा हारमनी में रहता है. सारे गाम वो बिल्कुल हारमनी में चलता है. जरा सी हारमनी गड़बड़ हो तो सुर ऊपर नीचे होने लगेगा. इसी से हारमोनियम बना है, हारमनी से. हैट्रेड, हैट्रेड नाउन है. यह घृणा या तिरस्कार के अर्थ में यूज़ किया जाता है. फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मीन्स होता है टकराव, फ्रिक्शन मीन्स होता है संघर्ष. फ्रिक्शन मीन्स संघर्ष नहीं, मुझे लिखना था घर्षण. जो फिजिक्स में पढ़े हैं आप सभी, मुझे यहाँ घर्षण लिखना था. संघर्ष भी एक लड़ाई के सेंस में अगर लिखें तो हो सकता है. घर्षण. अब फ्रिक्शन पारिवारिक हो तो बंटवारा भी अर्थ रखता है. फ्रिक्शन, बंटवारा. डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मीन्स होता है बेमेल, बेमेल. जहाँ मेल मिलाप की कमी हो वहाँ डिस्कॉर्ड होता है. बेमेल ही लिखें. एनिमिटी, एनिमिटी शत्रुता. अब एग्जैक्ट हिंदी यहाँ नहीं ध्यान में आ रहा है, इसलिए मैंने बेमेल लिखा, यानी लैक ऑफ हार्मनी. लैक ऑफ हार्मनी डिस्कॉर्ड होता है. जब हार्मनी नहीं होती है तो वहाँ लड़ाई, संघर्ष, झगड़ा, तनाव होने लगता है. लोगों में मेली नहीं होती है. असामंजस्य कह सकते हैं. आंसर 14 का सी होगा.
इसे आप असामंजस्य कह सकते हैं, असामंजस्य। तो मैंने प्रश्न किया हार्मनी का एडजेक्टिव बना दें जी, हारमोनियम मत बना दीजिएगा, हारमोनियस बनाइएगा, हारमोनियस, हारमोनियस, सौहार्दपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण, मेल मिलाप वाला। ओके, नाउ इट इज 15 हियर एंड द वर्ड इज ग्रोटेस्क। यह अपने आप में एडजेक्टिव होता है। आंसर दें आप सभी, इमेजिनरी, फेमिलियर, हेटफुल और नेचुरल। तो ग्रोटेस्क्यू मीन्स होता है विकृत, वह जो सामान्य साइज से विकृत हो चुका है उसे ग्रोटेस्क्यू कहते हैं। सूजा हुआ भी कह सकते हैं, सूजा हुआ। अति अलंकृत भी कहते हैं, शब्दों के लिए, भाषा के लिए भी इसका प्रयोग होता है और तब हम इसे अति अलंकृत कहते हैं ग्रोटेस्क्यू को। इमेजिनरी से आप परिचित हैं, काल्पनिक, मिस्टेक, लेट मी इमेंड इट। इमेंड मीन्स होता है टू रिमूव द एरर। इमेंड और अमेंड दो शब्द है, इमेंड मीन्स होता है टू रिमूव द एरर, तो इमेजिनरी मीन्स होता है काल्पनिक। EMEND मैंने बोला था, एक शब्द यहाँ से भी सीखें। फैमिलियर मीन्स होता है परिचित, जाना पहचाना। हेटफुल घिनौना, हेटफुल एक्टिविटी, हेटफुल घिनौना। और नेचुरल सामान्य, नेचुरल प्राकृतिक। तो सामान्य और विकृत ये एक दूसरे के एंटोनिम होते हैं, विलोमी है, इसलिए 15 का आंसर डी होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, इट इज 16 हियर एंड द वर्ड इज आर्टिफिशियल। यह तो सबको याद रहता है, आर्टिफिशियल अपने आप में एडजेक्टिव है, सॉलिड एडजेक्टिव है, ट्रूथफुल एडजेक्टिव है। आप सोचते होंगे कितना है एडजेक्टिव भाई, प्रायः शब्दों में एडजेक्टिव लिखना पड़ता है जी, बहुत ज़्यादा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और वर्ब और नाउन ये तीन ही तो होते हैं, एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन, बाकी सब थोड़े थोड़े हैं, उंगली पर गिनने के लायक हैं, लेकिन पूरे डिक्शनरी में यही भरे हुए हैं, एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब। तो आर्टिफिशियल मीन्स होता है मैन मेड, यानी हम इसे कहें कृत्रिम। आर्टिफिशियल, सॉलिड, ठोस। ट्रूथफुल, सच्चा, सत्यवादी, ऑथेंटिक, प्रामाणिक, ऑथेंटिक, असली, ओरिजिनल, जेन्युइन, नेचुरल, प्राकृतिक। अब देखिए यहाँ मैंने प्राकृतिक लिखा, इसके पहले मैंने असामान्य लिखा था। यहाँ चूंकि आर्टिफिशियल कृत्रिम के अर्थ में आया है, मैन मेड है यह और यह नेचर मेड है, इसलिए आंसर 16 का डी होगा। यह तो सबको मालूम रहता है। नाउ इट इज 17 हियर एंड द वर्ड इज डिबैकल। शब्द आपके सामने डिबैकल है, यह नाउन का काम करता है। रीगेन वर्ब है, प्रोग्रेस नाउन है, राइज वर्ब और नाउन दोनों है, मूवमेंट नाउन है। तो डिबैकल मीन्स होता है पतन, डिबैकल मीन्स होता है पराजय। रीगेन पुनः प्राप्त करना, रीगेन पुनः प्राप्त करना। प्रोग्रेस उन्नति, प्रोग्रेस प्रगति। राइज उत्थान वर्ब के रूप में, उदय होना, वृद्धि करना। और मूवमेंट का दो अर्थ, एक होता है गति और दूसरा होता है आंदोलन। मूवमेंट मीन्स आंदोलन, मूवमेंट मीन्स गति। तो जी डिबैकल का आपको आंसर देना है, तो बिल्कुल यहाँ राइज होगा। अब आपके सामने प्रश्न है कि आप एंटोनिम बताएं प्रोग्रेस का, प्रोग्रेस का आपको एंटोनिम बताना है। तो प्रोग्रेस मीन्स होता है उन्नति, प्रोग्रेस मीन्स होता है प्रगति, तो रेट्रोग्रेस होता है इसका एंटोनिम। एग्जैक्ट एंटोनिम रेट्रोग्रेस होगा, आप लोग लगभग वाला दे रहे हैं। रेट्रोग्रेस होगा अवनति, ह्रास,
गिरावट, अवनति। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 18 हियर एंड द वर्ड इज आर्केइक। शब्द आपके सामने आर्केइक है, यह एडजेक्टिव का काम करता है, अंत में आई सी लिए हुए है। मॉडर्न एडजेक्टिव है, ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है, ओल्ड एडजेक्टिव है, डिलैपिडेटेड पास्ट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है। तो आर्केइक मीन्स होता है प्राचीन। आर्केइक वर्ड्स यानी वे वर्ड्स जो पुराने पड़ चुके हैं, अब उनका नवीनीकरण हो गया है, उनके बदले दूसरा शब्द आ चुका है, तो वे जो पुराने पड़ गए हैं उन्हें आर्केइक कहते हैं, प्राचीन, पुराना। जैसे आज जो काऊ यूज करते हैं वो पहले काइन हुआ करता था। मॉडर्न, आधुनिक। ब्रोकन, टूटा हुआ, खंडित। ब्रोकन को आप खंडित कह सकते हैं। ओल्ड, पुराना, आर्केइक का सिनोनिम होता है। डिलैपिडेटेड, जीर्ण शीर्ण या जर्जर। डिलैपिडेटेड रोड्स यानी जर्जर सड़क, जर्जर इमारत, डिलैपिडेटेड। जीर्ण शीर्ण, जर्जर जो टूटने के कगार पर है, क्षीण हो गया है जो, वह डिलैपिडेटेड कहलाता है। तो आर्केइक का एंटोनिम देना है, इसलिए मॉडर्न होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 19 हियर एंड द वर्ड इज कैपिटुलेट। शब्द आपके सामने कैपिटुलेट है, यह अपने आप में वर्ब होता है। कंक्वेर अपने आप में वर्ब होता है। वेनेरेट वर्ब होता है। डिस्ट्रॉय वर्ब होता है और सरेंडर वर्ब होता है। तो कैपिटुलेट मीन्स होता है समर्पण करना, सशर्त समर्पण करना, यानी कुछ शर्तों के साथ समर्पण कर देना कैपिटुलेट होता है, समर्पण करना। कंक्वेर मीन्स होता है विजय पाना। कंक्वायर मीन्स होता है विजय पाना। वेनेरेट, आदर देना, आदर देना। डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, विनाश करना, ध्वस्त कर देना। सरेंडर कैपिटुलेट का सिनोनिम होता है, समर्पण करना। तो समर्पण करना मतलब हार मान लेना, और विजय पाना यानी इसका 19 का आंसर ए होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 20 हियर एंड द वर्ड इज मंडेन। मंडेन मीन्स होता है सांसारिक, दुनियादारी वाला, मंडेन। अच्छा, जो हम रोज करते हैं उस एक्टिविटी को भी मंडेन एक्टिविटी कहते हैं, हमारी दैनिक गतिविधि यानी मंडेन एक्टिविटी। तो मंडेन जो है एडजेक्टिव का काम करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजेक्टिव है, सुपर्ब एडजेक्टिव है, हिवेनली एडजेक्टिव है, हिवन नाउन से बना है, और एक्सीलेंट जो है वो एडजेक्टिव है। सॉरी, ना बिल्कुल एकदम सही है, एडजेक्टिव ही है। तो मंडेन जो है इसका अर्थ होता है सांसारिक, यानी इस दुनिया का, इस धरती का, इस दुनिया का जहां हम सभी हैं वह मंडेन कहलाता है। वर्ल्डली इसका साइनो होता है, वर्ल्डली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण या दिव्य। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर्ब, शानदार, सुपर्ब, उत्कृष्ट, सुपर्ब, बहुत बढ़िया, लाजवाब। हेवेनली, हेवेनली मीन्स होता है स्वर्गीय यानी स्वर्ग का, और एक्सीलेंट, सर्वोत्तम। कभी भी इसके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग न करें, एक्सीलेंट, पैरामाउंट, ऐसे बहुत से हैं एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन में मैं बताता हूँ, इनका कभी भी डिग्री चेंज नहीं होता है। तो मंडेन सांसारिक यानी अर्थली, वर्ल्डली, और हिवेनली यानी आकाशीय, दिव्य, स्वर्गीय, इसलिए 20 का आंसर सी होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 21 हियर एंड द वर्ड इज इंडोलेंट। इंडोलेंट शब्द जो है अपने आप में एडजेक्टिव होता है। इंडोलेंट मीन्स आलसी, इंडोलेंट मीन्स सुस्त, शिथिल, शिथिल। डिजायरेबल एडजेक्टिव है, एबल वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं, ENT वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं। डिजायरेबल मीन्स होता है वांछनीय या वांछित भी कह सकते हैं,
वांछनीय। एडेक्वेट मीन्स होता है प्रचुर, और एनर्जेटिक मीन्स होता है ऊर्जावान या गतिशील। कंसिस्टेंट मीन्स होता है एक रूप में कायम, समान रूप से जो कायम रहे वह कंसिस्टेंट होता है। तो इंडोलेंट के लिए आप एनर्जेटिक का प्रयोग करें। एनर्जी से जब आप एडजेक्टिव बनाते हैं तो एनर्जेटिक हो जाता है। इंडोलेंस का जब आप एडजेक्टिव बनाते हैं तो यह इंडोलेंट हो जाता है। मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 22 हियर एंड द वर्ड इज कॉसेट। बहुत अच्छा शब्द है। कॉसेट अपने आप में वर्ब होता है। नेग्लिजेंट, नो सॉरी, इट इज नेगलेक्ट, यह भी वर्ब है। डाइवर्ट भी वर्ब है। पैम्पर वर्ब है और पिंच भी वर्ब है, हालांकि पिंच नाउन का काम भी करता है। तो कॉसेट मीन्स होता है लार प्यार करना। कॉसेट मीन्स होता है दुलार करना। कॉडल, कॉसेट, पैम्पर, ये फोंडल, ये सभी सिनोनिम होते हैं। लार प्यार करना। नेगलेक्ट उपेक्षा करना, अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना। डाइवर्ट पथ भ्रष्ट होना। इसी का दूसरा होगा मार्ग बदलना। कोई चीज़ जो एक सीधी दिशा में जा रही है, मुड़ गई, पथ से भ्रष्ट हो गई, वह डाइवर्ट है, मार्ग बदलना। और इसी का एक अर्थ होता है मनोरंजन करना। इसी से डाइवर्जन बनता है, मनोरंजन। बहुत कम यूज होता है मनोरंजन के अर्थ में यह, लेकिन है। पैम्पर मीन्स होता है लार प्यार करना, दुलार करना, पोसना, पालना। कोसेट मतलब ही पोसना पालना होता है, लार प्यार करना। पिंच चिकोटी काटना। चिकोटी काटना जिसको भोजपुरी में कहते हैं चिंटी काटना, वही है चिकोटी काटना। नाउन का काम करेगा तो चिकोटी हो जाएगा। तो कॉसेट लार प्यार करना यानी केयर करना, और नेगलेक्ट उपेक्षा करना, ध्यान न देना, महतिया देना। तो कॉसेट के लिए नेगलेक्ट आप एंटोनिम के रूप में यूज करें। सिनोनिम के रूप में पैम्पर का यूज करें, ब्रिंगअप का यूज करें, कडल का यूज करें, ये सभी इसके सिनोनिम होते हैं। फोंडल का यूज करें। इट इज़ 23 हियर एंड द वर्ड इज डोलफुल। डोलफुल, फूल वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, कुछ नाउन भी होते हैं, जैसे कपफुल, हैंडफुल, ये नाउन का काम भी करते हैं। तो डोलफुल मीन्स होता है शोक मग्न। और उदास, पुअर गरीब, असहाय, बेसहारा, हैप्पी खुश, रिच समृद्ध, स्टीडी स्थिर। तो डोलफुल के लिए हम हैप्पी का यूज करें एंथोनिम के रूप में। नाउ इट इज 24 हियर एंड द वर्ड इज मोर्टल। मोर्टल, इससे तो सभी लोग परिचित हैं, यह एडजेक्टिव का काम करता है। सारे ऑप्शन एडजेक्टिव ही हैं, सबके अंत में एल है। डिवाइन भी एडजेक्टिव है, बिना एल वाला भी है, लेकिन ये एडजेक्टिव का ही काम करता है। तो शब्द है आपके सामने मोर्टल। मोर्टल मीन्स होता है मरणशील, जिसमें मरता है वह मरणशील है। तो मोर्टल मरण, मरणशील, मरणशील। इटर्नल अनादि, जिसके आदि और अंत का पता न हो, अनादि। इटर्नल अनादि, जिसके न आदि का पता हो न अंत का पता हो। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। इमॉर्टल अमर, ये तो सबको याद रहता है। डिवाइन दैवी, देवी देवताओं का यानी दैवी। तो मोर्टल का इमोर्टल होगा। अब मैंने पूछा कि नाउन का डिवाइन का आप नाउन बना दें। डिवाइन पावर, दैवी शक्ति। और दैवी शक्ति को एक शब्द में कहना हो तो डिविनिटी कह सकते हैं, देवत्व हिंदी में कहते हैं, या दैवी शक्ति कहते हैं। डिवाइन का नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है डिविनिटी।
move to the next, and it is 25, and the word is masticate. It is the last one of today's class. masticate. masticate अपने आप में verb है, gobble verb है, conceal verb है, chew verb है और review verb है। masticate मीन्स होता है चबाना, चबा चबा कर खाना, चबा चबा कर खाना, पागुर करना, आराम से खाना, यानी खूब मस्त होकर के आनंद लेते हुए खाना मैस्टिकेट होता है। गबल हार मांस के साथ निगल जाना, भक्षण कर जाना, भक्षण कर जाना, चबाना नहीं भक्षण कर जाना। कॉन्सील छिपाना, हाइड। च्यू चबाना मैस्टिकेट का सिनोनिम होता है च्यू। रिव्यू पुनर्विचार करना, पुनर्विचार करना। तो शब्द है आपके सामने मैस्टिकेट, चबा कर खाना, चबा चबा कर खाना यानी भोजन का आनंद लेते हुए खाना मैस्टिकेट है। और गबल यानी हार मांस के साथ चबा जाना, इसके लिए आप डिवॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं। डिवॉर भक्षण कर जाना, चबा जाना, निगल जाना एकदम हार मांस के साथ। तो मैस्टिकेट के एंटोनिम के रूप में आपने गबल का प्रयोग किया ए। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी इसे याद करें, कॉपी में नोट करें और हाँ शेयर जरूर करें, जरूर शेयर करें, नए लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि जिन्हें जानकारी नहीं है इस क्लास की उन्हें जानकारी हो सके, वे हमसे जुड़ सकें और जो भी मेरे पास है वे भी सीख सकें। सो विद दैट इट इज़ ओवर नाउ। थैंक यू वेरी मच टू ईच वन ऑफ यू।